सो रोल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया। सो द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें रोल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या क्या होते हैं। रोल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर: इनिशिएटर, इनिशिएटर हो सकता है, नेगोशिएटर, लिसनर, कोच, वर्किंग मेंबर, फैसिलिटेटर। अब कैसे? इनिशिएटर, इनिशिएटर एंड इनिशिएटर इज समवन who initiates the project, who initiates an idea or action to initiate the project. आपने अपनी कंपनी में देखा कि लेट्स आपको एक आइडिया आया और आपने सोचा कि मैं इसको इनिशिएट करूं एक प्रोजेक्ट में जिससे कि कंपनी को फायदा होगा। सो यू आर द इनिशिएटर ऑफ द प्रोजेक्ट। अब उसके लिए आपको स्पॉन्सर से मिलना पड़ेगा, अपने मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, वो चीज अलग है। बट यू आर द इनिशिएटर ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपको कुछ ऐसा आइडिया आया है जो कि विच इज बेनिफिशियल फॉर द प्रोजेक्ट। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही एग्जांपल लें वापस से, तो मान लीजिए वहां पर काम करने वाले किसी इंसान को ये आइडिया आया कि हम एक और तरीके का टूथपेस्ट बनाते हैं जो कि ज्यादा अच्छा होगा, कंज्यूमर उसको पसंद करेंगे। तो वो उसने एज अ प्रपोजल रखा, अपने मैनेजर को ये रखा। सो ही इज द इनिशिएटर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू प्ले दिस रोल because they are more likely to see the things, कि क्या चीजें चेंज करने से अच्छा हो सकता है। तो वो नेगोशिएटर, प्रोजेक्ट मैनेजर को कई बार नेगोशिएट करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स में, कई बार रिसोर्सेज के साथ, टाइम को, कई बार पैसे को, कई स्पॉन्सर से पैसा और लेना पड़ता है। तो नेगोशिएटर का रोल ये है, टू नेगोशिएट। कई बार प्रोजेक्ट्स में थर्ड पार्टी वेंडर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी उनसे नेगोशिएट करनी पड़ती हैं चीजें। तो वो है नेगोशिएटर को। लिसनर, लिसनर का मतलब, लिसनर का ये है कि हु पे अटेंशन टू अदर्स आइडियाज, थॉट। सो प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट टीम होती है, तो प्रोजेक्ट टीम को सुनना, वेंडर्स को सुनना, लिसनर ये है। कोच, कोच का रोल उसको अदा करना पड़ता है जब अपनी टीम को समझाना है, मेंटरिंग करनी है, ये से। वर्किंग मेंबर: समटाइम्स प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ वर्किंग मेंबर इन हिमसेल्फ ऑल्सो, कि वो प्रोजेक्ट को मैनेज भी कर रहा होता है, साथ में खुद ही डिलीवरी पर, डिलीवरेबल्स पे काम भी कर रहा होता है। ठीक है। फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर जो है, जो बात कराता है, कम्युनिकेशन को ईज कराता है। फैसिलिटेटर का रोल उसको ऐसे करना पड़ता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, कई बार टीम को जो है अपने कस्टमर से कुछ डिटेल चाहिए होती है। कस्टमर may not be directly in touch with that working member, with that team member. So कई बार प्रोजेक्ट मैनेजर को बीच में आकर फैसिलिटेट करनी पड़ती है कम्युनिकेशन, टू ईज द प्रोसेस। ओके। तो इसमें कोई कोई चीज है रोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर में? No, sir, nothing. हाँ, ये वैसे भी मतलब इट्स दीज आर ऑल थ्योरेटिकल थिंग्स। सो ओके, नाउ दिस ऑपरेशन मैनेजमेंट, व्हाट इज दिस ऑपरेशंस? ऑपरेशंस क्या होते हैं आपको पता है? अ, जैसे, Activities. नहीं, जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे ही ऑपरेशंस होते हैं, बट प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस में अंतर क्या है? कि प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हमने डिस्कस करा कि प्रोजेक्ट्स आर टेम्पररी, दे मस्ट बी हैविंग एन एंड डेट एंड स्टार्ट डेट। बट ऑपरेशंस हमेशा चलते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑपरेशंस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ऑपरेशंस जैसे कि क्या है कि जैसे ऑपरेशंस जैसे कि आईडी कार्ड इशू करना। सो ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि एक नए नए एम्प्लॉयज, नए नए लोग आते रहते हैं, तो उनको आईडी कार्ड इशू करना, ये ऐसा नहीं है कि ये वाला काम हमने 2 महीने करना है या 3 महीने करना है, ये काम हमेशा चलता रहता है। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कोई लड़का है जो आपको चाय ला कर देता है, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेशन, ये हमेशा चलता रहेगा। मान लीजिए आप अपने ऑफिस से चले भी जाएं, बट लेकिन आपकी जगह पे कोई और आएगा, वो उसको चाय पिलाएगा। ठीक है। तो ये ऑपरेशंस जो है हमेशा चलते रहते हैं। या फिर हम वैसे डिस्कस करें तो कंपनी डिलीवरेबल्स बनाती है। डिलीवरी मतलब डिलीवरेबल्स आप समझते हैं? Yes, sir. कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है, डिलीवरेबल्स छोड़ देते हैं, भी प्रोडक्ट की बात करते हैं। कंपनी जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, बट उसकी डिलीवरी जो है कस्टमर को करती है, फिर उसकी डिलीवरी कस्टमर को करते हैं। ठीक है। सो ये डिलीवरी हमेशा चलती रहेगी, है ना? जो है हो सकता है कि कंपनी जो है
ए डिलीवरेबल बनाए, बी डिलीवरेबल बनाए, बट उसकी डिलीवरी हमेशा चलती रहेगी। अब जो है जैसे कि अगर हम अमेजोन या ब्लिंकिट इस तरह की कंपनीज का उदाहरण लें, तो कस्टमर चाहे कुछ भी मंगाए पर वो डिलीवरी हमेशा चलती रहेगी। तो ये ऑनगोइंग थिंग है, ऑनगोइंग चीज को, जिसकी कोई एंड डेट और स्टार्ट डेट नहीं होती, उसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। जो काम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में, हमेशा कंपनी में चलते रहते हैं, वो ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। सो हमने ये डिस्कस किया था पोर्टफोलियो में। आई डोंट नो कि आप लोगों ने ध्यान दिया था या नहीं उस टाइम पर, लेकिन पोर्टफोलियो में या प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स के अंदर ऑपरेशंस भी आ सकते हैं डायरेक्टली। A portfolio is a collection of projects, programs, subsidiary portfolios and operations managed as a group to achieve strategic objective। जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था। तो इसमें जो हमने वो डिस्कस किया था, वो वाला कहाँ गया, एरोप्लेन वाला जो डिस्कस किया, चलिए अगर हमने इसमें भी डिस्कस किया था तो इसमें भी ऑपरेशंस हो सकते हैं कि जैसे कि ऑपरेशंस, वही आईडी कार्ड इशू करना इज एन ऑपरेशन। अदरवाइज जो हमने एरोप्लेन वाले में किया था, तो रेगुलर उनकी मेंटेनेंस, क्लीनिंग करना, ये हमेशा चलता रहेगा। वो एक एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट उसने लैंड करी, उसकी क्लीनिंग होगी। सो ये ऑपरेशंस है, ये हमेशा चलते रहते हैं, इनका कोई ये नहीं है कि ये काम कभी खत्म हो जाएंगे। सो दे कैन कम डायरेक्टली इन द in what in portfolios. Okay, operations can also come directly in the portfolio. Okay, ओके। so ये हमने operations management डिस्कस किया था। Okay, so let's move forward to stakeholders. Now this is important to understand। stakeholders क्या होते हैं, या stakeholders से आप क्या समझते हैं, stakeholders क्या है? Whoever involved the complete process called the stakeholders. Stakeholders. या सो स्टेक होल्डर्स एक्चुअली हर कोई होता है जो कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है, फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजर टू स्पॉन्सर। पहले थोड़ा सब शब्द समझ यू नो कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन होता है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर वो होता है जो कि फंड कर रहा है प्रोजेक्ट को, बेसिकली। ओके, सो ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होगा। प्रोजेक्ट टीम जो उस पर काम कर रही है, कस्टमर जिसके लिए हम डिलीवरेबल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, एंड फंक्शनल मैनेजर भी हो सकता है। कुछ कुछ कंपनीज में नहीं भी होता है, पर फंक्शनल मैनेजर मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर, दैट इज मैनेजर ऑफ इंजीनियरिंग, वाइस मैनेजर। फंक्शनल मैनेजर भी हो सकता है कि जैसे मार्केटिंग के लिए अलग मैनेजर है और एचआर के लिए अलग मैनेजर है, ऐसा जो है फंक्शनल मैनेजर हो सकता है। बट स्टेक होल्डर्स हम समझ रहे थे, तो स्टेक होल्डर्स की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इंडिविजुअल्स, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट मे अफेक्ट, बी अफेक्टेड और परसीव टू बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। ये लाइन जो है, और परसीव टू बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज let me get a let me drink a glass of water. Okay, I'm just coming. Okay, I'm just coming. Okay. Okay, okay. Okay, sir. என்ன நவீன் யார் இருக்கிறது உண்ணா கூடங்க? Yes, I'm back.
Okay. So yeah, so we were discussing stakeholders. So stakeholders क्या होते हैं? Stakeholders in a general sense वो सारे लोग होते हैं प्रोजेक्ट्स में जो कि इन्वॉल्व है, पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनीज में एआई आ रहा है, ठीक है। अब एआई को, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने कंपनीज ने मान लीजिए कि प्रोजेक्ट कुछ इनिशिएट किया है एआई पर रिसर्च करने के लिए और बनाने के लिए। बट उसमें से उसमें टीम है, 15 लोगों की टीम है और मैनेजर है और सब कुछ है। लेकिन मान लीजिए कि किसी को, मुझे लगता है, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, मैं उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट की सक्सेस से आई विल बी अफेक्टेड। हाउ? बिकॉज आई विल लूज माई जॉब, ये लोग मेरा काम एआई से करवा लेंगे और आई विल लूज माई जॉब। सो उस प्रोजेक्ट का मैं भी स्टेक होल्डर हूँ इन दैट केस। अगर इन एनदर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा, कुछ ब्रिज बन रहा है, ठीक है, और वहां पर विलेजर्स रहते हैं। सो उन विलेजर्स से हमको कोई मतलब नहीं है, वो हमारा ब्रिज जो है थोड़ा अलग से जाने वाला है, ऊपर से जाने वाला है, उन विलेजर्स कुछ अफेक्ट नहीं होगा। बट ऐसा विलेजर्स को लगता है कि दे विल बी अफेक्टेड बाय दिस ब्रिज, बिकॉज उनका जो आना जाना है वो उससे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, या फिर ये लोग ये हमसे जमीन हमारी ले लेंगे, हम यहाँ पर जो कर पा रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा लगता है। सो दे आर ऑल्सो द विलेजर्स इन दिस प्रोजेक्ट, और इन दिस केस द विलेजर्स आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स ऑफ अवर कंपनी। ओके, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो इन दिस केस, ये इट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर ड्यूटी टू टू to bring all the stakeholders onto one page, to negotiate, to facilitate the communication and the discussion with all the stakeholders। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने उन विलेजर्स को आइडेंटिफाई नहीं करा एज अ स्टेक होल्डर, या फिर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी उन विलेजर्स को, पर और मान लीजिए कि हमारे ब्रिज का उस दिन काम होने वाला है अच्छे तरीके से, उस दिन ज्यादा काम होने वाला है, हमने हैवी मशीन्स मंगा के रखी हैं, सब कुछ करा है, लेकिन मान लीजिए कि उसी दिन विलेजर्स वहां पर आकर खड़े हो गए और स्ट्राइक करने लगे, और हमको जो है वो दिन काम नहीं हो पाया, वो दिन का पूरा लॉस हो गया, हमको पूरी प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई। सो वो ये किसका तो मुझे फेलियर तो है? हाँ। ये किसका फेलियर है? ये प्रोजेक्ट मैनेजर का फेलियर है। बिकॉज अगर उसने स्टेक होल्डर्स को, अगर उसने विलेजर्स को एज ए स्टेक होल्डर पहले ही वो करा होता, आइडेंटिफाई करा होता, और पहले से ही उनसे बातचीत करी होती, उनको समझाया होता, तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती। राइट? सो Yes, ये yes. चीज है, ये चीज है कि स्टेक होल्डर्स जो है that may be affected or perceived to be affected by the project. Anybody who will be affected by the project, or who thinks that he will be affected by the project, is the stakeholder of the project. But in broader sense में, डे टू डे डेली यूज में, हम कस्टमर को ही स्टेक होल्डर कहते हैं जनरली। Okay, definition by wise, everybody who is directly or indirectly involved is a stakeholder, but एक broader sense में मोस्टली कभी कभी हम बातचीत करने में हम कस्टमर्स के लिए स्टेक होल्डर्स का यूज कर देते हैं शब्द, ठीक है, बिकॉज कस्टमर्स आर अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। ओके, राइट? Sir. Okay. So now this is something known as phases and deliverables. सो ये चीज है कि our project will be divided into small small phases, and each phase is producing a deliverable, and these deliverable will be called as a project output। ओके, अब उसमें आपको समझ आया या एग्जाम्पल दूं इसमें?
एक बार बता दीजिए सर, एक बार। बता कौन देता से हूँ। कौन से मतलब हिंदी में सही चल रहा है या इंग्लिश में आऊं या फिर नहीं, ये कंटिन्यू विथ इंग्लिश, कंटिन्यू विथ इंग्लिश, कंटिन्यू वेर विद एवर, कंटिन्यू इन इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश? ठीक है नवीन, इट्स आल्सो ओके विद यू आल्सो? Yes, sir, I understand, sir. Yes, sir, I Yeah, understand. okay. Okay. I'm continuing in English. So, yeah, phases and deliverables. Actually, let's take an example of software development. I don't know if you are aware of not, but in software development, like let's say, we will. नहीं, we are working for totally IT projects, software, Oh, hardware, and okay. totally IT projects. Yeah. Okay. Actually, that is why I asked you initially that please give me your background, because from army point of view, I don't understand कि कैसे मतलब IT से आप लोग related हैं और क्या है, इसीलिए मैंने background पूछा था इसीलिए. But no problem. So in IT, what in software development, what we do, first of all, there is a phase called requirement gathering. Okay, where we gather requirement from the customer. Okay, the second phase is designing, design or whatever. Okay, then third phase is coding. Then we will be testing, and then we will be finally delivering. Okay, so these are the phases. So we will divide our work into small these phases. So इसमें requirements gathering में what is the deliverable, or what is the final thing what we get from the requirements gathering? We get a requirements documentation, or we call is a uh, depending on our project and our company templates, we can call it by any name, but mostly it is what it is requirement documentation we will get. So this is our deliverable. So this is useful to us, not to the customer, because this is useful because we if we have the requirement documentation, we will make the software accordingly. Okay, design, we will have the design document. So not all, so these are the phases and these are the deliverables of the phase. Okay, coding mein what we get deliverable, the output which we will be delivering. And testing mein what we get verified deliverable, because we have tested and इसमें कोई problem नहीं है, या जो problem थी वो fix कर दी है. And finally delivery में we will be delivering the things. Okay, so now these are the phases and deliverable. So this is understand to you? Sir, Now it's okay, right? To both of you. Yes, sir, okay. Yeah, okay. So phases and deliverables are okay. Now we move forward to milestone. Milestone is also important in this sense. So we will be like dividing our whole work, our whole journey of the project into some milestones. So let's say milestones is similar. So let's say we have to go from Kanyakumari to from Kashmir to Kanyakumari. Okay, or we have to go to Kashmir to Kanyakumari. So we will be making some milestones in our journey. We will not be like sitting uh, we will not be like we have seated on Kashmir and we will only see when Kanyakumari come. No, we will be like evaluating our progress, because we have thought that we should reach Delhi by this much hours, right? So this is how we will be evaluating. So this is important. We must need to have some milestones in our journey, so that we will evaluate: are we going on the right path? Are we moving at the right pace? Okay, so these are the these are the questions that milestones which will answer, right? Understand? Sir. So first of all,
let's go with the definition. A milestone is a significant event or achievement in a project that marks a key point or completion of a major deliverable. So in our example to Kashmir to Kanyakumari, Kashmir to Kanyakumari, let's say we have milestones like Delhi, then we have milestone like Mumbai. When we reach Delhi, so we have some answers we can give. Yes, that we have reached at the same right time. We are on track to reach Kanyakumari at our decided time. Okay, or if we are late, then we can think that we need to expedite here and we need to reach Mumbai by in 8 hours. First, right, earlier we were taking the 12 hours for this journey, but now we have to cut 4 hours and we need to reach in 8 hours. So these are the questions which will be like answered, and this is how we can change our path, our things. We can estimate resources and time accordingly. अगर इसमें if we don't have any milestones in this journey and we just reach Kashmir to Kanyakumari in one go, then we will be missing some picture. We will still be reaching Kanyakumari, but we don't know that how we have done in the middle. We just got to know we have done good or bad at the end when we reach to Kanyakumari, right? So in project environment we will be having milestones, like let's say we have to produce a big deliverable, but we have divided into small chunks. So whenever we complete one chunk, we have completed something, we have achieved something, right? So this milestone is clear to you? Sure. Yeah. So then task duration. Task duration refers to the amount of time it takes to complete a specific task or activity within a project. So these are common general terms. They are nothing. Do you use Jira as well for project management? No, sir. Currently, we don't use any tools for managing the project. No, you don't use Jira. So a task duration with duration 0 is a milestone, basically, in the Jira tool. Basically in the Jira we add all the tasks with their duration, but when we add something with 0 duration, so it is a milestone. So a milestone is a significant event or achievement in a project. Uh, I would not say that we understand these things in the project sense. It is the general life. It is the general. We can understand milestone in anything we do. That what we call milestone. Whenever we achieve something significant in our journey, then we call it a milestone. And in a similar way, whenever we achieve something significant in a project, we call it a milestone. So in our planning section, we first of all we define that okay, this is the milestone. Let's say if we have to paint a 2000 square feet home, okay, and in the planning we will decide that whenever we complete this garden area and this lobby area, we will call it a milestone, and we have to achieve this milestone in 3 days. This is the way we define. This is the way we do planning. Okay. Then we are moving to our next thing, areas of a project. So this is the iron triangle of project management, that we have these three things: scope, budget, and time. So scope is that what we need to do, what we need to achieve. Okay. Uh, Time is in how much time we need to do, and in cost is how much it will cost us. So these are the most important things whenever we do anything. Whenever we need to do anything, what we do, we identify what we need to do, then we identify how much time and how much money it would take, right? And in the middle there is a quality. It is also
if to remember, we can call this queen, that in the middle the queen is sitting. So if we missed out on the quality thing, then what is the this is not a good thing for our project. Okay, we may have achieved things in the scheduled time and budget, but we have not produced a quality product. Then it is not useful to us. Generally, quality is required. Sometimes when we are catering to a different type of customer or different type of market who needs a low quality product, then that is the different case. But otherwise, in general sense, the quality is uh, mostly needed. So these are the areas of the project, and another area are resources, communications, risk, procurements, stakeholder engagement. So there are total 9 areas in the project. Scope, time, and budget, and quality. These are the 4 areas, and another areas is resources, who are the people resources and the material resources. People who will be directly working, people like you and me, and material resources are like the machines or cement or other things. Okay. And the communications is also area. Risk is also area. Procurements is what we need to procure uh, from outside, from third vendors. Okay, we will discuss all these things in detail. Stakeholder engagement, keeping all stakeholders active and alert on the project. We will discuss all these things. But this is also called as iron triangle of project management. This is, so why this is called iron triangle? Any idea why this is called iron triangle? Iron. No, sir.